हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। मैं राजेंद्र सांखला। इस सेशन में हम कक्षा 12 आरोह भाग 2 के अध्याय संख्या 9 जिनके लेखक का नाम फिराक गोरखपुरी, और फिराक गोरखपुरी जी ने हमारी पाठ्य पुस्तक में रुबाइयाँ और गजल दी हुई है। तो जिसमें इस सेशन में हम फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयों के बारे में पढ़ेंगे। रुबाई क्या है? तो रुबाई मैं बता दूं, उर्दू और फारसी का एक छंद है या एक लेखन शैली है, और जिसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण। क्या होता है? एक लाइन, जो एक पंक्ति होती है, हम सामान्यतः किसी भी पंक्ति या लाइन को कहते हैं, छंद में उसे ही चरण कहा जाता है। तो कितनी लाइनें होती हैं? 4। तो कितने चरण हो गए? 4 चरण हो गए। ठीक है, जिसमें पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा, चौथा में तुक मिलाया जाता है, तुक होता है। लेकिन तीसरी जो चरण होता है, तीसरी जो पंक्ति होती है, वह स्वच्छंद अर्थात स्वतंत्र होती है। ठीक है, तो इस सेशन में हम क्या देखने वाले हैं? इस सेशन में हम पढ़ेंगे रुबाइयाँ, और रुबाइयों के रचनाकार का नाम है फिराक गोरखपुरी। क्या नाम है? फिराक गोरखपुरी। और रुबाइयाँ मैंने बता दी है कि यह एक उर्दू या फारसी का एक छंद है या लेखन शैली है, जिसमें 4 चरण होते हैं। तो जैसे ही आप लोगों को ये तस्वीर दिखाई दे रही है, इसमें माँ एक अपने बच्चे को, यानी कि एक घरेलू पारिवारिक घर को दिखाया है अपनी रुबाई में, किस प्रकार से एक माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है। और जब बच्चा चांद को लेने की, चंद्रमा या चंदा मामा को लेने की जिद करता है, तो उसकी जिद को कैसे पूरी करती है? तो उसे एक शीशा दर्पण उसके सामने करके और उसे दिखाती है कि देख बेटा, उसमें उसी बालक का, अपने पुत्र का चेहरा दिखाती है और कहता है देख, शीशे में चांद उतर आया है। अब बालक को क्या पता कि यह चेहरा तो मेरा ही है, तो बालक क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। और इस प्रकार से माँ उसकी जिद को पूरी कर देती है और अपने बच्चे को भी खिला देती है, और बच्चा क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। ठीक है, तो इस सेशन में हम क्या देखने वाले हैं? इस सेशन में हम रुबाइयाँ पढ़ेंगे। ध्यान से समझना भी, एक एक रुबाई आपको समझ में आ जानी चाहिए अच्छे से। कुल 5 रुबाइयाँ दी हुई यहाँ पर। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो फिराक गोरखपुरी द्वारा जो गजल लिखी हुई है, गजल तो आप लोग अच्छे से परिचित होंगे, गजल गाते भी हैं, आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो फिर गजल पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने फिराक गोरखपुरी जी का जीवन परिचय पढ़ लिया अच्छे से, रुबाइयाँ और गजल का सारांश हमने देख लिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यह सब हमें कहाँ दिखाई देता है? यह सब हमें हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2, यदि मैं बात करूं कक्षा 12 की पुस्तक आरोह भाग 2 के अध्याय संख्या 9, जिसके लेखक का नाम क्या है? फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी। ठीक है, यदि आप लोगों से पूछा जाए कि हमारी कक्षा 12 आरोह भाग 2 में जो रुबाइयाँ दी हुई है, उनके लेखक का नाम क्या है? तो उनके लेखक का नाम क्या है? फिराक गोरखपुरी। कौन है? फिराक गोरखपुरी है, ध्यान रखना है। यदि मैं जन्म की बात करूं फिराक गोरखपुरी की, तो इनका जन्म, गोरखपुरी नाम है ना ये, तो ई प्रत्यय हटा देना, इनका जन्म हुआ था गोरखपुर में। और गोरखपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और इनका जन्म होता है 1896 ईस्वी में, जब इन्होंने अच्छा कार्य किया, साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है, रुबाइया और गजल के रूप में, बहुत सारी रचनाओं के रूप में, क्योंकि गुले नगमा पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, तो इन्हें एक उपमान, सम्मान देने के लिए, एक उपाधि देने के लिए इन्होंने गोरखपुर को क्या बना दिया? गोरखपुरी। तो इनकी विशेषता के रूप में, इनकी उपाधि के रूप में क्या कहने लग गए? फिराक गोरखपुरी। इनका मूल नाम वैसे क्या था? इनका मूल नाम था राम सहाय फिरोक, या फिराक राम सहाय। ठीक है, हाँ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो हम क्या देखने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं रुबाइयाँ। तो रुबाइयाँ की शुरुआत करें, उससे पहले मैं रुबाइयों का एक बार सारांश बता दूं, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। क्योंकि मैंने बताया अभी एक घर का वातावरण के बारे में इसमें बताने की कोशिश की है लेखक ने हमें। फिराक की रुबाई में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। फिराक की रुबाई में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है, यानी कहने का तात्पर्य क्या है? जो एक सामान्य घर होता है, जिसमें हिंदी का एक घरेलू रूप को इसमें दिखाया गया है। भाषा सहज और प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है। सूरदास के वात्सल्य, यानी कि सूरदास वात्सल्य के सम्राट कहे जाते हैं। कैसे? जैसे एक पंक्ति आ रही है यहाँ पर, उसकी याद दिलाता है। कैसे? कि मुझे चांद चाहिए मैयारी, मैं चंद्र खिलौना ले हूँ। यानी कि जिस प्रकार से कान्हा जी
कृष्ण जी बचपन में जब अपनी माँ यशोदा से जिद करते हैं कि मुझे तो बस यह चंद्रमा ही चाहिए, यह जो खिलौना है चांद मामा यही चाहिए मुझे मैयारी, वरना मैं तुम्हारे गोद में आंचल में नहीं आऊँगा, ना मैं खाना खाऊंगा, ना ही मैं तुमसे बातें करूँगा। तो इससे हमें याद आता है किसकी, सूरदास के वात्सल्य रस की, यानी सूरदास वात्सल्य रस के बहुत बड़े सम्राट कवि माने जाते हैं। तो भाषा सहज प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी याद दिलाता है। मुझे चांद चाहिए मैयारी, मैं चंद्र खिलौना ले हूँ जैसे बिंब आज भी उन बच्चों के लिए एक मन लभावन खिलौना है जो वातानुकूलित कमरे में बंद नहीं रहते, छत पर चटाई बिछाकर सोते हैं तथा चंदा मामा के नदिया किनारे उतरने और कल्पित दूध भात खाने की कल्पना से निहाल हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे ऐसे परिवार हैं जो एक घरेलू, हिंदी का घरेलू रूप दिखाया गया है, तो वो रात को क्या करते हैं कि ऊपर ही छत के ऊपर चटाई बिछा करके सोते हैं और वहीं पर ही दूध और भात बच्चों को खिलाया करते हैं। मामा भी तो एक साक्षात खिलौना है बच्चों के लिए, बात तो सही है, मामा बच्चों के लिए एक साक्षात खिलौना ही होता है, बच्चों का, खासकर उन बच्चों का जिनके जीवन में महंगे खिलौने भले न हो पर चंद्राव रिश्तों का मर्म समझते हैं। ये एक कठिन दौर है, यह है। घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। देखो कितनी अच्छी पंक्ति है, घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते नहीं थे मेले में। यानी बच्चों को मेले दिखाने के लिए माँ बाप ले जाता है, लेकिन वो जो मिट्टी के चिकनी मिट्टी या मिट्टी के जो खिलौने होते हैं वो भी बहुत महंगे थे, बच्चों को दिला नहीं पाए। अब क्या करें, खुद के ऊपर ही वो रो रहे हैं कि हम कितने अभागे हैं, ये मेरा बच्चे को मैं अपना एक मिट्टी का खिलौना नहीं दिला पाया। तो वो इस बात के ऊपर स्वयं को बहुत ही ज़्यादा खुद को नर्वस महसूस कर रहे हैं। लोका देना, घुटनियों में लेकर कपड़े पहनाना, गैसों में कंघी करना, रूपवती मुखड़ा, धर्म नर्म धमक, जिदाया बालक, रस की पुतली, ये कुछ विलक्षण प्रयोग हैं। यानी कि लोका देना यानी झुलाना, यानी हाथ में लेकर के झुलाते नहीं बच्चों को, इस प्रकार से ऊपर हिलाते हैं। घुटनियों में लेकर यानी घुटनों के अंदर लेकर के कपड़े पहनाना बच्चों को, घेसों में कंघी करना यानी उलझे हुए बालों में कंघी करना, रूपवती मुखड़ा यानी बहुत सुंदर मुखड़ा, नर्म धमक यानी कि बहुत अच्छी एक सरल स्वभाव की चमक, जिदियाया बालक, बालक जिदियाता है यानी जिद करता है चंद्रमा को लेने की, रस की पुतली यानी कि जो रक्षाबंधन है उसे उसकी सुबह को मिठाई जैसा बताया गया, मीठे जैसा रस का पुतली जैसा बताया गया। ये कुछ विलक्षण प्रयोग कवि ने यहाँ रुबाई में किया है। हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के अनूठे गठबंधन के जिसे गांधी जी हिंदुस्तानी के रूप में पल्लवित करना चाहते थे, यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, ऐसा गठबंधन कि जिसे हिंदी और उर्दू और लोक भाषा, हिंदी उर्दू और लोक भाषा को मिलाकर के गठबंधन करके उसे गांधी जी बाबा यानी कि महात्मा गांधी जी हिंदुस्तानी के रूप में पल्लवित करना चाहते थे, उसी को फिराक गोरखपुरी ने यहाँ पल्लवित किया है। यानी कि महात्मा गांधी जी ने हिंदुस्तानी भाषा के रूप में हिंदी, उर्दू और लोक भाषा को मिलाना चाहते थे, उसका गठबंधन करना चाहते थे, और उसी चीज़ को यहाँ दिखाया गया है इस प्रकार से। ठीक है, हाथ में आईना देकर बच्चे को बहला रही है, देख आईने में चांद उतर आया। यानी कि जब बच्चा चांद को लेने की जिद करता है तो अपने हाथ में आईना लेकर कहती है देख चंद्रमा उतर आया है। चांद की परछाई भी चांद ही है, कल्पना की आंख का भला क्या मुकाबला। यानी कि चांद की जो परछाई वह भी तो चांद दिखाई देता है, कल्पना की आंख का मुकाबला क्या किया जाए, कोई नहीं कर सकता कल्पना के अनुसार। रूपवती मुखड़े में नर्म धमक यानी कि बहुत सुंदर मुखड़े पर बहुत ही सीधी सादी सरल चमक है। लाने के लिए छठे छह मासे यानी 6 मास होते हैं, जिसे पर्व त्योहार पर ही सही कुछ नन्ही फरमाइशें भी पूरी कर दी जाती हैं। दिवाली में चीनी मिट्टी के खिलौने, राखी में बिजली की तरह चमकते रहे लच्छे। यानी कि अब मेले में सस्ते खिलौने तो नहीं दिला पाए, कुछ अच्छे खिलौने नहीं दिला पाए, लेकिन दिवाली पर चीनी मिट्टी के खिलौने, रक्षाबंधन पर जो बहन अपने भाई को राखी बांधते नीचे लच्छे लटके रहते हैं बिजली के जैसे, उनसे तो उन बच्चों की ख्वाहिशें कुछ तो पूरी कर ही सकते हैं ऐसे माता पिता। कहा गया है कवि ने, रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। रक्षाबंधन क्या है? एक मीठा बंधन है। रक्षाबंधन के कच्चे दागों पर बिजली के लच्छे हैं। यानी कि रक्षाबंधन के समय जब बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो वो धागे किसके समान नजर आते हैं? बिजली के लच्छे की तरह लटकते हुए नजर आते हैं। जिस प्रकार से बादलों में बिजली चमकती है उसी प्रकार वो लच्छे होते हैं जिस राखी बांधती है बहन,
तो वो धागे लटकते हैं, वो बिजली के जैसे समान दिखाई देते हैं। सावन में रक्षाबंधन आता है, कहने का तात्पर्य क्या है, श्रावण मास में, यानी यह तो तत्सम शब्द है और सावन क्या है, तद्भव शब्द है, हिंदी का शब्द है। सावन का जो संबंध झीनी गठा से है, गठा का संबंध जो बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से। यानी देखो सावन का संबंध तो किससे बताया गया है, झीनी गठा से, और गठा का संबंध किससे बताया गया, बिजली से, और भाई का संबंध किससे बताया गया, बहन से। ये ध्यान आपको रखना है। क्या क्या, सावन का संबंध झीनी गठा से, सावन का संबंध झीनी गठा से, और गठा का संबंध बिजली से, गठा का संबंध बिजली से, और भाई का संबंध बहन से बताया गया है। अब देखो रुबाइयाँ पढ़ने से पहले हम रुबाई देख लें, क्योंकि मैंने बताया था रुबाई एक क्या है, छंद है, एक शैली है, लेखन शैली उर्दू फारसी की, जिसमें 4 चरण होते हैं, अर्थात 4 पंक्तियां होती हैं। पहले दूसरे चौथे में तुक मिलाया जाता है, काफिया मिलाया जाता है, लेकिन तीसरी जो पंक्ति, तीसरा जो चरण होता है वह क्या होता है बच्चों, स्वतंत्र अर्थात स्वय छंद होता है। ये हमें पता होना चाहिए। देख लो, रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है, जिसमें 4 पंक्तियां हैं। पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक अर्थात काफिया मिलाया जाता है, और तीसरी पंक्ति क्या होती है, स्वच्छंद होती है। ये तुक काफिया क्या होता है, यानी कि पहली पंक्ति के अंत में मान लो ये सी आ रहा है, तो अंतिम पंक्ति में भी ऐसा ही सी दिखाई हमें देगा, यानी कि ऐसा ही हमें लाइन, जैसे लाए, खाए, पिए, जाए, इस प्रकार के तुक मिलाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, रुबाई उर्दू फारसी का एक छंद है, जो या एक लेखन शैली, जिसमें 4 छंद होते हैं। पहली, दूसरी, चौथी में तुक होता है, मिलाया जाता है, लेकिन तीसरी पंक्ति क्या होती है, स्वच्छंद अर्थात स्वतंत्र होती है। अब देखते हैं हम रुबाई 1। रुबाइयाँ 5 दी हुई है, मैंने बताया ना, रुबाइयाँ 1 देख लेते हैं। देखो ध्यान से पढ़ना। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथ पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। यानी कि हिंदी के घरेलू रूप को दिखाया गया है। एक माँ, मैं बता देता हूँ वैसे, एक माँ अपने आंगन में, अपने चौक में बच्चे को अपने हाथों में लेकर खड़ी है, गोद में लेकर के खड़ी है। कभी तो उसे हाथों में झुलाती है, कभी उसे हवा में झुलाती है, और हिलाती है तो कभी कभी उसे गोद में भर लेती है। और यह जो क्रिया है, यह जो प्रक्रिया है, बच्चे को बहुत ही अच्छी लगती है, और बच्चा क्या होता है, बहुत ही खुश होता है, और पूरा आंगन उसकी खिलखिलाहट हंसी से गूंज उठता है। यह सब बताया गया है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी है। देखो आंगन में लिए, यानी कि एक माँ है, वह अपने आंगन में, अपने चौक में चांद के टुकड़े को अर्थात अपने पुत्र को लेकर के खड़ी है। समझ में आ गया? एक माँ अपने चांद के टुकड़े अर्थात अपने पुत्र को लेकर के खड़ी है अपने आंगन में, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। कभी कभी ऐसे बच्चा होता है ना, दोनों हाथ में लेके इस प्रकार से झुलाते, इस प्रकार से ऐसे ऐसे झुलाते, इस प्रकार से झुलाते हैं ना, तो झुलाते हैं तो उसे कभी हाथों में झुलाती है, कभी कभी उसे गोद में भर लेती है। रह रह के हवा में जो लोका देती है, कभी कभी उसे हवा में भी झुलाती है, इस प्रकार से उधर उधर, इस प्रकार हम पकड़ लेते हैं, इस प्रकार से पकड़ते हैं ना हम लोग, ऐसे गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे के। तो यह जो क्रिया है, यह प्रक्रिया है, बच्चे को बहुत ही अच्छी लगती है, जिससे उसकी खिलखिलाहट जो हंसी है वह पूरे आंगन में गूंज उठती है, बच्चा बहुत ही खुश होता है। समझ में आ गया? एक बार वापस देखें। कवि ने यहाँ अपनी रुबाइयों में एक हिंदी के घरेलू रूप का वर्णन किया है। कह रहा है कि एक माँ आंगन में अपने चांद के टुकड़े को लेकर खड़ी है, कभी उसे हाथों से झुलाती है, कभी उसे अपने गोद में भर लेती है, कभी उसे हवा में उछाल देती है, और जिससे बच्चे को यह क्रिया अच्छी लगती है। बच्चा बहुत तेज खिलखिलाता है, बच्चा अपनी हंसी से पूरे आंगन को खिलखिलाहट से भर देता है, और वह आंगन गूंज उठता है, उसकी हंसी से वह आंगन गूंज उठता है। ठीक है, बहुत सीधी है। प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रसंग लिखने का तरीका पाठ्य पुस्तक का नाम होना चाहिए, ध्यान रखना, पाठ्य पुस्तक का नाम होना चाहिए, फिर उस कवि का नाम होना चाहिए, लेखक का नाम होना चाहिए, और ध्यान रखना वो एकल उद्धरण चिन्ह में बंद होने चाहिए, ऐसे 6-9 करते हैं ना हम इस प्रकार से। और दूसरी सबसे बड़ी बात, उस रचना का नाम लिखो जिस रचना से वह सब लिया गया है। तो कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश फलाना फलाना पाठ्य पुस्तक है, और हमारे फलानी फलानी पाठ्य पुस्तक कौन सी है बच्चों? आरोह भाग 2। तो हम क्या कहेंगे? हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयों से संकलित है, रुबाइयां से संकलित है या अवतरित है। इसमें
माँ अपने बच्चे के प्रेम का वर्णन किया गया, यानी माँ किस प्रकार से अपने बच्चे से प्रेम करती है। प्रस्तुत काव्यांश, या आप ये भी कह सकते हो प्रस्तुत शायरी। शायरी नहीं है तो रुबाई, रुबाई लिखना, शायरी नहीं लिखना, क्योंकि शायरी तो गजल आ गया है, उसे भी कह सकते हैं हम। तो क्या कहेंगे, प्रस्तुत रुबाई, रुबाई भी कह सकते हो आप, या काव्यांश भी कह सकते हो, या आप पद्यांश भी कह सकते हो, गलत कोई सा भी नहीं होगा बच्चों। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत कवि उर्दू फारसी के प्रमुख शायर, अंतर्गत कवि उर्दू फारसी के प्रमुख शायर फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयाँ से अवतरित है। इस रुबाई में कवि ने माँ का बच्चे के प्रति स्नेह का वर्णन किया है, अर्थात माँ का प्रति बच्चे के प्रेम का वर्णन किया गया है। भावार्थ यानी व्याख्या देख लीजिए आप। इस रुबाई में शायर कहते हैं कि एक माँ अपने घर के आंगन में अपने चांद के टुकड़े अर्थात अपने बेटे को लिए खड़ी है। वह अपने चांद के टुकड़े को अपने हाथों में झुलाने लगती है, कभी उसे अपनी गोद में भर लेती है और वह बार बार बच्चे को हवा में उछालती भी है। यह क्रिया बच्चे को अच्छी लगती है और वह बहुत प्रसन्न होता है, जिससे आंगन में उसकी खिलखिलाहट भरी हंसी गूंजने लगती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि एक माँ है, अपने बच्चे को गोद में लिए हुए खड़ी है, उसे कभी हाथों में झुलाती है, कभी उसे हवा में झुलाती है बार बार, जिससे यह जो क्रिया है बच्चे को बहुत ही अच्छी लगती है और बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ता है और वह हंसी पूरे आंगन में गूंजने लगती है। माँ को भी अच्छा लगता है और बच्चे को भी अच्छा लगता है। विशेष की बात करें तो भाषा कैसी है, हिंदी उर्दू मिश्रित है, क्योंकि हिंदुस्तान, याद है क्या, महात्मा गांधी ने हिंदी उर्दू और लोक भाषा का गठबंधन करके हिंदुस्तानी भाषा के रूप में प्रकट करना चाहते थे। तो वही बात है, तो हिंदी उर्दू का मिश्रित रूप देखने को मिला है। रस कैसा है, वात्सल्य, क्योंकि माँ का प्रति बच्चे से जो प्रेम होता है, माता पिता का जो प्रेम होता है अपने बच्चों के प्रति, उसे वहाँ वात्सल्य रस होता है। और छंद मैं बता चुका हूँ कैसा छंद है, रुबाई छंद है। और श्रव्य और दृश्य बिंबों का प्रयोग किया है, यानी कि श्रव्य तो क्या होता है, जब उसकी गूंज होती है, जब बच्चा हंसता है तो वो श्रव्य कानों में आता है। और दृश्य क्या होता है, अब हम ऐसा प्रतिबिंब हमारे सामने बन जाता है कि माँ अपने गोद में लेके बच्चों किस प्रकार से खड़ी होती है। आपने देखा हो कहीं पर भी तो देखा होगा ना, वो कभी बच्चे को हिलाते हुए झुलाते हुए भी देखा होगा, में उछालते हुए भी देखा होगा। तो वही बात है। और रह रहे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ध्यान रखना, पुनर्धन उक्ति, पुनर्धन उक्ति, उक्ति यानी कथन और पुनर् यानी दोबारा, यानी कि जब कोई भी कथन दोबारा आ जाता है, दोनों शब्दों का अर्थ समान होता है, तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार माना जाता है। और चांद के टुकड़े में रूपक का अलंकार, चांद के टुकड़े में रूपक अलंकार है, ठीक है, अलंकार, अलंकार है, ठीक है, चांद के टुकड़े में। सेकंड रुबाई देख लीजिए, दूसरी रुबाई, नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गैसों में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब गुठनियों में लेके पिनहाती कपड़े। यानी क्या कहा गई है, क्या कह रही है माँ कि नहला के, कवि क्या कह रहे हैं, नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गैसों में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब गुठनियों में लेके पिनहाती कपड़े। यानी यहाँ किसका वर्णन किया गया है कि माँ अपने बच्चे को बहुत ही साफ स्वच्छ जल में निला रही है, और निलाती है तो जब उलझे हुए जो बाल हैं उनसे पानी क्या होता है, छिड़कता है। ऐसे उलझे हुए बाल होंगे तो पानी क्या होगा, अलग अलग कहीं कहीं गिरेगा, छलकेगा, और फिर बाद में निला देती है तो उन उलझे हुए बालों में क्या करती है, कंघी करती है। और जब कंघी करती है, कंघी करने के बाद माँ अपने बच्चे को दोनों घुटनों के मध्य सीधा खड़ा करती है, इसलिए कि उसे आसानी से कपड़े पहना सके। और जब उसे कपड़े पहनाती है, कंगों में उलझे हुए बालों में कंघी करती है, तो बच्चा जिस प्रकार से अपने माँ के मुँह की तरफ देखता है, तो माँ अपने बेटे की उस मुस्कान के ऊपर, उस सुंदरता के ऊपर मोह हो जाती है, यानी कि बहुत ही प्रेम, उसे बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए, नहला के छलके छलके निर्मल जल से, माँ अपने बच्चे को बहुत ही निर्मल, बहुत ही स्वच्छ, बहुत ही साफ जल से बच्चे को नहला रही है, जिससे उलझे हुए गैसों में कंघी करके, और जब उलझे हुए बालों में स्वच्छ जल, साफ जल डालती है तो स्वच्छ जल जो होता है वो बाल जो उलझे हुए हैं उससे पानी क्या होता है, छलकता है।
और फिर बाद में नहाने के बाद में उन उलझे हुए बालों में क्या करती है, कंघी करती है। किस प्यार से देखता है बच्चा मोहे को, जब घुटनों में लेके पहनाती कपड़े। और जब माँ अपने घुटनों के बीच में बच्चे को लेकर के सीधा खड़ा करके उसे कपड़े पहनाती है, तो बच्चा किस प्यार से, किस प्रेम से, किस स्नेह से बच्चा माँ के मुँह को देखता है, या माँ अपने बच्चे को देखती है उस मुस्कुराहट को, तो माँ उस मुस्कुराहट पर, सुंदरता पर क्या हो जाती है, बहुत ही सुंदर लगती है। हम उसका उस पर अपने बच्चे पे कहते हैं ना, मैं बलिहारी जाऊं, इस प्रकार से करते हैं ना, तो मोह हो जाती है। तो क्या होगा, माँ अपने बच्चे को बहुत ही निर्मल, बहुत ही स्वच्छ, बहुत ही साफ जल से नहला रही है, जिसके कारण उलझे हुए बालों से पानी क्या हो रहा है, छलक रहा है। और फिर बाद में उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती है। और माँ जब अपने बच्चे को घुटनों के मध्य लेकर के उसे कपड़े पहनाती है, तो बच्चा अपनी माँ के मुँह को देखता है। तो उस सुंदरता पर माँ का जो मन है मोह लेती है, उसकी सुंदरता को, उसे बहुत ही अच्छा लगता है। तो प्रसंग समान है। प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत उर्दू फारसी के प्रमुख शायर गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयां से अवतरित है। इस रुबाई में माँ द्वारा बच्चे की नहाने की प्रक्रिया, बाल बनाने की क्रिया के वर्णन के साथ साथ उनके बीच भावपूर्ण प्रेम का वर्णन किया गया। किसका? माँ बच्चे को नहलाने की प्रक्रिया, कपड़े पहनाने की प्रक्रिया, और दूसरा प्रेम का भी वर्णन इसमें किया गया है। प्रस्तुत रुबाई में शायर कहते हैं कि माँ अपने बच्चे को स्वच्छ अर्थात साफ जल से नहलाती है, जिससे उसके उलझे हुए बालों से पानी छलक रहा है, और कंघी से उन उलझे हुए बालों को सुलझा रही है। जब माँ उसे अपने घुटनों के बीच में लेकर खड़ा करती है, क्योंकि बच्चा सीधा खड़ा हो, वह इधर उधर न हो, जिससे उसे सरलता से कपड़े पहना सके, तब बच्चा बड़े प्यार से अपने माँ के मुख को देखता है, तो माँ को उसकी सुंदरता मोह लेती है। यानी कि माँ ने बच्चे को स्वच्छ जल से नहलाएगी, तो उलझे बालों में पानी छिलकेगा, तो उसके बाद नहला देती है, तब उनके उलझे बालों में कंघी करती है। अपने घुटनों के मध्य बच्चे को जब खड़ा करती है, तो बच्चा अपनी माँ के मुँह को देखता है किस सुंदरता से, और माँ उस मुँह की सुंदरता पर मोह हो जाती है, मोह लेती है। यानी उसकी सुंदरता को अपने मन में बिठाकर कितना प्रेम से वह बहुत ही खुश हो जाती है। नेक्स्ट देखिए तीसरी रुबाई। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वे रूपवती मुखड़े पे एक नर्म धमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दीवे। अब बताया था, याद है ना, एक पंक्ति आई थी जब मैंने रुबाई का सारांश पढ़ाया, तब आया था क्या कि माता पिता अपने बच्चे को मेला देखने के लिए ले जाते हैं, दिखाने के लिए ले जाते हैं, और जो चीनी मिट्टी के खिलौने बहुत महंगे होते हैं, जिससे वो उन्हें दिला नहीं पाते, और फिर खुद ही अकेले में जाकर खुद ही क्या करते हैं, बहुत तेज रोते हैं कि कैसे हम माँ बाप हैं जो बच्चों को चीनी मिट्टी खिलौने भी नहीं दिला सके। तो यहाँ दिवाली के त्यौहार का वर्णन किया गया है कि इसमें कहा गया है कि दिवाली की शाम जो रंग पोतन हम लोग करते हैं, सजे हुए घर होते हैं, और उसमें हम बच्चों के लिए क्या करते हैं, चीनी मिट्टी खिलौने लाते हैं, चीनी मिट्टी के घर लाते हैं, और उस चीनी मिट्टी के घर में एक दिया जलाते हैं। उस दिए की चमक से माँ का जो चेहरा है, उस सुंदरता है, उस पर एक चमक छा जाती है, और वह बहुत ही सुंदर वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। तो कवि क्या कह रहा है, कवि कह रहा है दिवाली की शाम घर पुते और सजे, यानी कि दिवाली की शाम है, घर में रंग रोगन पुते हुए सजे हुए घर हैं, यानी कि सभी लोग, आप लोगों को पता है, दिवाली पर रंग रोगन करते हैं और घरों को लाइटों से बहुत ही अच्छे से सजा लेते हैं। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, और माँ बाप अपने बच्चों के लिए चीनी मिट्टी के बने हुए खिलौने लाते हैं, और जगमगाते हुए उसमें एक दीपक रख देते हैं। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, और माँ की सुंदरता जो चेहरे पे दिखाई देती है, उसकी चमक उस जलते हुए दीपक में रोशनी में दिखाई देती है। बच्चे घरौंदे में जलाती है दिए, और माँ बच्चे के घरौंदे यानी कि उस चीनी मिट्टी खिलौने में एक दिया जलाती है, जिससे माँ की मुखड़े पर जो सुंदरता है, उसकी चमक उस दीपक की रोशनी में दिखाई कवि को देती है। तो देखिए एक बार वापस, दिवाली की शाम घर पुते और सजे हैं। लेखक कह रहा है, शायर कह रहा है, फिराक गोरखपुरी जी कह रहे हैं कि दिवाली की शाम में सभी घर रंग रोगन से पुते हुए हैं और लाइटों से सजे हुए हैं, और माता पिता अपने बच्चों के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने लाते हैं, जगमगाते हुए, रोशनी से जगमगाते हुए खिलौने लाते हैं। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती हैं दिए, और माँ उस चीनी मिट्टी के खिलौने में
एक दीपक जलाती है। उस जलते हुए दीपक में उस माँ का सुंदर मुखड़ा पर एक बहुत ही सरल चमक, बहुत ही सुंदर चमक दिखाई देती है। आई बात समझ में? तो कवि क्या कह रहा है कि दिवाली की शाम है, दिवाली का त्यौहार है, तो घर पर सभी ने रंग रोगन करके उनमें लाइटों की सजावट कर रखी है और माता पिता अपने बच्चों के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने ला रहे हैं और उसमें जलता हुआ एक दीपक भी रख देते हैं, यानी दीपक जलाकर रख देते हैं। उन दीपक की रोशनी में माँ का जो सुंदर मुखड़ा है वह बहुत ही अच्छे से चमक उठता है। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत उर्दू फारसी के प्रमुख शायर फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयाँ से अवतरित है। इस रुबाई में कवि ने दीपावली के त्यौहार का वर्णन किया गया। किसका? दीपावली अर्थात दिवाली का वर्णन, दिवाली का जो त्यौहार होता है उसका वर्णन किया गया है। भावार्थ देख लीजिए। प्रस्तुत रुबाई में शायर कहते हैं कि दीपावली की शाम को रंग रोगन से पुते एवं सजे हुए घरों में माँ अपने बच्चे के लिए मिठाई के नाम पर चीनी मिट्टी के बने जगमगाते हुए खिलौने लाती है। यानी मिठाई के नाम पर, मिठाई के पैसे नहीं होते हैं तो वो कुछ ज़्यादा महंगी होती हैं तो चीनी मिट्टी के खिलौने ही ले आती हैं। वह बच्चे के छोटे से मिट्टी के घर में एक दिया जलाती हैं। ऐसा करते हुए उस दीपक की रोशनी में माँ के सुंदर मुँह पर हल्की सी कोमल सुंदर चमक आ जाती है, अर्थात माँ का चेहरा उस दीपक की रोशनी में खिल उठता है। यानी कि जब दिवाली की शाम आती है तो सभी का रंग रोगन होता है, तो माँ बच्चे के लिए मिठाई तो नहीं ला पाती है, बहुत महंगा होता है, तो ये चीनी मिट्टी के जगमगाते हुए खिलौने लाती है। और माँ क्या करती है, जिस प्रकार से घरों में दिए जलाते हैं तो एक दीपक जला करके उसे चीनी मिट्टी खिलौने में रख देती है। अब उस जो दीपक रखती है उस चीनी मिट्टी खिलौने में, उसकी चमक से, उस दिए की रोशनी से माँ का जो सुंदर चेहरा है वह एकदम से चमक उठता है और चमक उठते ही उस दीपक की रोशनी में उसका चेहरा हमें कवि को या शायर को खिलता हुआ यानी खिल उठता है, ऐसा महसूस होता है। नेक्स्ट देखिए रुबाई। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया, बालक तो हई चांद पे ललचाया, दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया। अब बालक आंगन में बैठा हुआ जिद कर रहा है क्या कि माँ मुझे तो यह चंदा मामा ही चाहिए, ये जो चंदा मामा है ये बहुत ही अच्छा खिलौना लग रहा है, मुझे तो यही चाहिए। अब वो जिद कर रहा है, जैसे सूरदास जी ने अपने दोहों के अंदर, अपने पदों के अंदर कृष्ण जी कहना के जिद कर रहा है, तो वही बात हमें यहाँ सूरदास जी के वात्सल्य का मतलब वर्णन होता हुआ दिखाई हमें दे रहा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ हमें सूरदास जी के वात्सल्य की सादगी का भी हमें याद आती है। तो आंगन में बैठा हुआ बालक चंदा मामा की जिद कर रहा है, कह रहा है कि मुझे तो यह खिलौना ही चाहिए। अब माँ क्या करे, अब चंदा मामा को तो ला नहीं सकती, तो क्या कर रही है, आईना ला करके बच्चे के चेहरे के सामने कर देती है, फिर कहती है देख बच्चा, दर्पण में यानी कि चांद मामा उतर आया। बच्चा जब उसे देखता है तो ऐसा लगता है उसे, ये तो पता नहीं कि मेरा ही चेहरा है, वो कहता है हाँ ये तो चंदा मामा आ गया है, और बच्चा भी खुश हो जाता है और माँ भी उसकी जिद को पूरी कर देती है। सभी तो कहते हैं माँ होती है ना, अपने बच्चों को पता नहीं कैसी कैसी स्टोरी, क्या क्या मतलब ऐसी ऐसी बातें कह किस प्रकार सुलाती है, कैसे, तो एक माँ ही होती है जो बच्चे के प्रेम को समझ सकती है, उसकी जिद को समझ सकती है, पिता इतना नहीं समझ सकता। ठीक है। हाँ देखो, आंगन में ठुनक रहा जिद आया, कि वह जो बालक है आंगन में बैठा हुआ ठुनक रहा है, यानी कि जिद कर रहा है, ठू ठू करते हैं ना अपन, ठनकता है, रोते रोते ठनकते हैं बच्चे, और जिद कर रहा है वो। बालक को हई चांद पे ललचाया, और बालक का जो मन है उस चांद पर ललचा गया है, चंदा मामा पर ललचा गया है। दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, और शीशा देख करके उसके हाथ में, और माँ कह रही है कि देख बालक, देख बेटा, चांद में, इस आईने में, इस दर्पण में चांद उतर आया है। तो क्या हो रहा है, आंगन में बैठा हुआ बालक ठुनक रहा है, अर्थात वह जिद कर रहा है कि मुझे तो यह चांद ही चाहिए, मेरा जी तो इस पर ललचा गया है, बहुत अच्छा खिलौना है, मुझे चाहिए, मुझे नहीं पता, कुछ भी दो, कैसे भी करके मुझे चंदा मामा चाहिए। अब माँ उसे दर्पण देते हुए कह रही है कि देख आईने में, दर्पण में चांद उतर आया, और बच्चा उसे देख करके, अपने चेहरे को देख करके वह खुश हो जाता है कि हाँ चंदा मामा उतर आया है, और माँ भी उसकी जिद को पूरा कर देती है और बच्चा भी खुश हो जाता है। प्रसंग देख लीजिए। प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत उर्दू फारसी के प्रमुख कवि या शायर फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयाँ से अवतरित है। इस रुबाई में कवि ने अपने बच्चे के चांद लेने की जिद
में उसके बाल हट का वर्णन किया गया है। यानी किसका वर्णन किया है कि बच्चे को चंदा मामा ही चाहिए, उसकी बाल हट को, उसकी जिद को पूरा करते हुए माँ को इसमें दिखाया गया है। प्रस्तुत रुबाई में शायर कहते हैं कि बच्चा आंगन में मचल रहा है, मचल यानी ठनक रहा है, ठुनक रहा है, वह जिद कर रहा है क्योंकि उसका मन चांद की ओर आकर्षित हो गया है और वह अपनी माँ से उस चांद को लेने की जिद कर रहा है। माँ बच्चे की जिद को पूरी करने के लिए उसे दर्पण देते हुए कह रही है कि देख बेटा, दर्पण में अर्थात शीशे में चांद उतर आया है, क्योंकि बच्चा माँ के लिए चांद का टुकड़ा ही है। इस तरह माँ बच्चे की जिद को पूरी करती है। माँ के लिए तो अपना बच्चा होता है, वह चांद का टुकड़ा होता है, लेकिन बच्चे को क्या पता यह तो मेरी ही चेहरा है। अब बाद में धीरे धीरे पता चल जाता है, वह समझदार हो जाता है, तो बाद में तो बच्चा जिद भी नहीं करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि माँ बच्चों के लिए कितना मतलब कितने मुसीबतें झेलते उसे बड़ा करती है, और एक दिन वही बच्चे नालायक हो जाते हैं। और ऐसा हम लोगों को नहीं होना है, ध्यान रखना। माँ बाप को जितने भी बड़े हों, बूढ़े हो जाएं, उनको हमेशा अपने सर पर, अपने हथेली पे रखना। चाहे तुम दुख पाना, लेकिन उन्हें कभी दुख मत देना। फिर देखना बच्चों, आप लोग क्या बनते हो, कैसी नौकरी, बहुत अच्छी IAS मतलब बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त, बहुत अच्छे पद पे पहुंचोगे। ध्यान रखना, माता पिता को कभी भी दुख नहीं देना है, उन्हें दुखी बिल्कुल नहीं रखना है। उन्हें हमेशा सर पर बिठा के उनकी प्रत्येक खुशियां उनको आप लोगों को देनी है, चाहे कैसी भी समस्या आप लोग झेलें, लेकिन उन्हें पता नहीं होना चाहिए। उन्हें उनके सामने हमेशा मुस्कुराते हुए ही रहना है हमें, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा बेटा, और आपकी मर्जी है। विशेष देख लीजिए, भाषा हिंदी और उर्दू का मिश्रित रूप है, रस वात्सल्य है, ये छंद रुबाई है, मैं बता चुका हूँ। प्रत्येक में ये तीनों चीज़ें तो सेम आएंगी तीनों में। अब बस ये थोड़ा ये चेंज हो जाएगा, ये तीनों तो 5 रुबाई में कोई सा भी, तीनों तो सेम लिख देना आप लोग। दृश्य बिंब का प्रयोग हुआ है इस रुबाई में भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांति कैसे हो रही है कि चांद को दर्पण में दिखाया गया, तो भ्रांति वहाँ हो रही है बालक को। अंतिम रुबाई देखिए, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई गठा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। बताया गया, आपको याद है सारांश मैंने बताया था, क्या बताया था कि गठा का संबंध तो किससे होता है, याद है क्या? देखो, लच्छे का संबंध बिजली से, भाई का संबंध बहन से, और गठा का संबंध बादलों की चमक से, यानी बिजली की चमक से। तो देखो, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है गठा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे लच्छे, भाई के बांधती चमकती राखी। यहाँ किसका वर्णन किया गया है? ये रक्षाबंधन की जो सुबह सुबह का जो दिन होता है वह बहुत ही मीठा, मिठाई जैसा लगता है। जब भाई और रक्षाबंधन आती है सावन में, और सावन में क्या होता है, बादल की गठा छा जाती है। बादल गठा छाएगी तो बिजली की चमकेगी, और भाई के बहन यानी बहन भाई के कलाई पर क्या बांधती है, राखी बांधती है, और राखी के जो लच्छे होते हैं वो एक बिजली की तरह चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ कवि ने रक्षाबंधन के साथ साथ भाई बहन के प्यार का भी वर्णन किया है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, यानी कि कवि कह रहा है रक्षाबंधन की जो सुबह है वह बहुत ही मिठास लेकर आती है। यानी रक्षाबंधन आती कब है? श्रावण में आती है, यानी कि श्रावण मास में आती है, ठीक है। तो वह बहुत ही रस की, बहुत ही मिठास लाती है। छाई गठा गगन की हल्की हल्की, और उसमें जो रक्षाबंधन है वह श्रावण मास में आती है। श्रावण मास में आएगी तो हल्की हल्की से आसमान में गठा भी छा जाती है, बादलों गठा भी छा जाती है, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। और जब गठा छाएगी आसमान में तो बिजली चमकेगी, और वो बिजली की जो चमकेगी तो वो जब भाई के बहन राखी बांधती है तो उसके जो लच्छे हैं, उसके जो धागे हैं वो बिजली की तरह क्या हो रहे हैं, चमक रहे हैं। भाई के बांधती चमकती राखी। अब जब बहन भाई की चमकती हुई राखी बांधती है तो उसके लच्छे उन्हें कैसे नजर आते हैं? बिजली की चमक जैसे नजर आते हैं। आई बात समझ में? एक बार वापस देखिए, कवि कह रहा है कि जो रक्षाबंधन की सुबह है वह बहुत ही मिठास लाती है, वह मिठाई की तरह बहुत ही मीठापन लाती है। क्यों? उस समय बहन अपने भाई को राखी बांधती है और मीठा खिलाती है, तो मतलब मिठास की सुबह है वो। और कवि कह रहा है कि रक्षाबंधन है वह सावन मास में आती है, सावन मास में आएगी तो आसमान में गठा भी छाएगी, हल्की हल्की छा रही है, जिससे रक्षाबंधन की सुबह या उस दिन भाई के बहन उसकी राखी पर चमकती हुई राखी बांधती है, उसके जो लच्छे हैं वो बिजली की
चमक की, इन बिजली की चमक की तरह वो धागे नजर आ रहे हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत उर्दू फारसी के प्रमुख शायर फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयां से अवतरित है। ये तो सभी में समान लिखना है आप लोगों को, जितनी भी रुबाइयां 5 हैं जिसमें। अब आगे थोड़ा चेंज करना है। इस रुबाई में कवि ने रक्षाबंधन के त्योहार का वर्णन प्रकृति के माध्यम से किया है। यानी जिस प्रकार से सावन मास में रक्षाबंधन आती है तो बादलों में गठा छाती है और छाएगी तो क्या होगा, बिजली चमकेगी। अब उसी बिजली की चमक की तरह जब भाई अपनी बहन भाई की कलाई पर चमकती हुई राखी बांधती है तो उसके लच्छे जो होते हैं लटकते हुए होते हैं, ऐसे लच्छे लटकते हैं, धागे लटकते हैं, तो बिजली के समान उन्हें बताया गया है। प्रस्तुत रुबाई में शायर कहते हैं कि रक्षाबंधन की वह मधुर सुबह जो मिठास की सौगात है, सावन का महीना होने के कारण आकाश में बादलों की हल्की हल्की घटाएं छाई हुई हैं। इन बादलों में जैसे बिजली चमकती है उसी तरह राखी के लच्छे या धागे बिजली की तरह चमक रहे हैं और बहन अपने भाई की कलाई पर चमकती हुई राखी बांधती है तो वह राखी बिजली की चमक से और अधिक चमक उठती है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ बहन जो चमकती हुई राखी अपने भाई की कलाई पे बांधती है तो चमकती तो है ही है, प्लस में जो धागे लटक रहे हो लच्छे होते हैं तो उन लच्छों को जैसे आसमान बादल की गठा छाएगी हल्की हल्की तो बिजली चमकेगी। वो बिजली की चमक के साथ में उन लच्छों को बताया गया है कि वो लच्छे वो बिजली की चमक जैसे नजर आ रहे हैं। और जो रक्षाबंधन की सुबह है उसे किसकी सौगात बताया, मिठास की सौगात बताया गया, क्योंकि भाई बहन का प्यार भी है और प्यार है तो मिठास का सौगात भी है। जब भाई बहन की गलती से कोई लड़ाई भी हो जाती है तो उस दिन रक्षाबंधन के दिन वो सब कटाक्ष जो मिठास में बदल जाता है। इसलिए कवि ने यहाँ रक्षाबंधन को मिठास की सुबह बताया गया है। विशेष भाषा सरल एवं सहज है, सभी को पता है, आप लोगों को भी मैं बता रहा हूँ बार बार, या आप ये भी कह सकते हो उर्दू और हिंदी का क्या है मिश्रित रूप है जो सभी में आया है। मैंने थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है तो भाषा सरल एवं सहज है। छंद रूपाई है। राखी के दागों को चमकती हुई बिजली से उपमा दी गई है तो उपमा अलंकार हो गया। इस रुबाई में कवि ने बादलों की गठा का जो संबंध बिजली से होता है वही संबंध भाई का बहन से होता है, ऐसा कवि ने बताया। बात तो सही है, यानी कि बादलों की गठा का संबंध किससे बताया गया, बिजली से, और भाई का संबंध किससे बताया गया, बहन से, इसमें कवि ने बताया गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को रुबाइयाँ 5 जो रुबाइयाँ थी बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। फिर भी नहीं आई है तो आप इसे 2 बार देखिए। वैसे तो बिल्कुल इजी है, भाषा इतनी इजी दे दी है कवि ने कि आप लोग रुबाई को पढ़ते ही उसका अर्थ ऑटोमेटिक अपने दिमाग में आ जाता है, हाँ इसका अर्थ तो यही हो सकता है और वही होगा, क्योंकि बिल्कुल सरल लैंग्वेज है। मैंने अंतिम जो रुबाई है उसमें यही कहा है, भाषा सरल एवं क्या है, सहज है। वैसे उर्दू और हिंदी का मिश्रित रूप है तो आपको उर्दू थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन यहाँ उन शब्दों का प्रयोग किया है जो आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इस सेशन में बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।